तो आज के वीकेंड ट्रेनिंग सेशन में हमने 5 स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन किया, उनके टेक्निकल एनालिसिस को देखी। काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा, बहुत बढ़िया लोगों ने ज्वाइन भी किया। तो उन 5 स्टॉक पे हमने चार्ट पे देखा कि वो स्टॉक कैसे हैं, उनके क्या क्या लेवल हैं जिस पे वो हम बाई कर सकते हैं, क्या स्टॉप लॉस हो सकता है और क्या क्या टारगेट हमको मिलते हैं। उन 5 स्टॉक्स का ये पूरा वीडियो है, लगभग 40-50 मिनट का वीडियो दिखेगा। लेकिन इसमें सिर्फ उन 5 स्टॉक्स की बात नहीं हो रही है, इसमें एक अच्छी नॉलेज शेयरिंग भी है जो आप लोगों को अच्छे से समझ में आनी चाहिए। थोड़ा वॉइस क्वालिटी, बिकॉज स्क्रीन शेयर और ऑडियो का कुछ प्रॉब्लम था, वॉइस क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, बट समझने वाले को समझ में ज़रूर आएगा कि कहना क्या चाह रहे हैं और सिखाना क्या चाह रहे हैं। आप इस पूरे वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो स्किप करके आप सिर्फ चार्ट लेवल पे, जो मैं चार्ट पे डिस्कशन कर रहा हूँ, कर सकते हैं, बट उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि आपको आधी बात पता चलेगी। और हाफ नॉलेज जो है ना, वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करती है। तो हाफ नॉलेज में या तो यहीं पे स्किप कर दो वीडियो को, या अगर आगे जा रहे हो तो पूरा वीडियो देखना 5 स्टॉक्स के बारे में। और कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ किस तरह से ट्रेड में फिट बैठते हैं, ये उसके लिए है, नॉलेज शेयरिंग के लिए, एजुकेशन पर्पस से। कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है। आपको ख़रीदना है खरीदो, नहीं खरीदना नहीं खरीदो, सिर्फ देखना है स्टॉक को, उसको मॉनिटर करना है। इसलिए हमने ये सारा डिस्कशन किया है। अब आगे चल के इसी तरह से वीकेंड सेशन करेंगे और हर वीक में 4-5 स्टॉक निकालेंगे, मंडे टू फ्राइडे तक देखेंगे वो स्टॉक का परफॉर्मेंस क्या रहता है। उससे फ़ायदा क्या होगा? उससे 2 चीज़ों का फ़ायदा होगा। पहली बात तो हमें स्टॉक्स के बारे में कैसे एनालिसिस करनी है, चार्ट एनालिसिस कैसे करनी होती है, वो पता चलेगा। क्या इंडिकेटर लगाने होते हैं, प्राइस एक्शन कैसे देखना होता है, हमें ये सारा पता चलेगा। और दूसरा ये पता चलेगा कि जब हम एक ट्रेड लेते हैं तो उस ट्रेड में हम क्या सेटअप रेडी कर रहे हैं, क्या वो ट्रेड हमारे सेटअप पे है नहीं है, हम किस सिस्टम को फॉलो करना चाहते हैं, हम उसमें कब एंट्री करना चाहते हैं। हमारी लर्निंग इससे होगी। हमारा एक 2, 4, 5, 6 हफ्ते जब हम एक प्रैक्टिस करते रहेंगे तो एक हमारा एक सिस्टम तैयार हो जाएगा, जो कि सिस्टम को हम फॉलो कर सकते हैं, और उसको टेस्ट किया होगा। हमने कोई ट्रेड नहीं लिया, फॉर एग्जांपल रिलायंस का हमने मान लो शेयर देखा कि हाँ ये चार्ट वार्ट एनालिसिस करा, ये लेवल पे बाय करना है, ये स्टॉप लॉस रहेगा, ये टारगेट रहेगा। बाय मत करो, उसको देखो कि अगर मैं इसे बाय करता तो क्या होता। ठीक है, ये पेपर ट्रेडिंग जैसे कहते हैं, हालांकि पेपर ट्रेडिंग से कुछ होता नहीं है, बिकॉज आप रिस्क बिल्कुल ज़ीरो है, तो आपको पता नहीं चलेगा। बट एटलीस्ट आप नंबर्स लिख लो, इस लेवल पे आया, इस लेवल पे आया, लिख लो, और आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार ये 4-5 दिन 6 दिन जो भी मैंने बनाया था टाइम पीरियड, उस टाइम पीरियड में क्या है। तो अभी आगे चल के 5 स्टॉक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, और भी बहुत सारे डिस्कशन हैं, आप उनको सुन सकते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह के बहुत सारे वीडियो शेयर करता रहूँगा। मैं अपनी लगभग डेली एनालिसिस भी डालता रहता हूँ, निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस भी डालता हूँ, कुछ चार्ट की एनालिसिस भी डालता हूँ, कुछ स्टॉक्स की एनालिसिस भी डालता रहता हूँ। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। पसंद आता है तो इसे और लोगों से शेयर करिए। नॉलेज शेयरिंग से ही बढ़ेगी। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट में डाल के रखिए। अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टॉक्स देखते हैं। तो मैंने अभी क्या किया है, मैंने एक ट्रेड बुक बना दी है। इसको मैं ड्राइव पे डाल दूंगा, गूगल ड्राइव पे, और लिंक सबके साथ शेयर कर दूंगा, ताकि आप लोग भी अपना इसको ट्रैक कर सको कि कैसा जा रहा है ट्रेड हमारा। तो मैंने क्या किया है, इसको जो भी हमारे स्टॉक्स हैं, 5 स्टॉक थे, TV18, तानला प्लेटफॉर्म, टाटा एलेक्सी, REC और जीनस पावर। तो मैंने 4 का नाम तो सुना था, 5वें का नाम मैंने कभी सुना नहीं था, जीनस पावर। तो थैंक्स जिसने भी बताया ये। तो अब इन सबको हम चार्ट पे लगा के देखते हैं और देखेंगे कि, तो इसके लिए मैंने जो एक्सेल बना ली है, वो बना ली है कि भाई हम जो भी स्टॉक है वो कैश में खरीद रहे हैं। कोई ऑप्शन ट्रेड नहीं है इसकी कि हम ऑप्शन ट्रेड में जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। प्लस उसका करंट प्राइस जो भी है उसको हम किस लेवल पे बाई करेंगे, टारगेट क्या सेट करते हैं, स्टॉप लॉस क्या रखते हैं, और जब हम एग्जिट करेंगे कौन से दिन डेट पे एग्जिट किया है, कौन से प्राइस पे हमें प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ निकल आएगा। और ओवरऑल इन 5 स्टॉक को अगर हम खरीदते, चाहे एक स्टॉक खरीदो चाहे 1000 स्टॉक खरीदो, मैटर नहीं करता, ओवरऑल हमें कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है इन 5 ट्रेड को लेके। तो 18 तारीख से 22 तारीख तक के बीच में ये ट्रेड होगा। फिर इसको हम हर वीक ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। अगर आप लोग को इंटरेस्ट आता है, कुछ सीखने को मिलता है, मुझे भी कुछ सीखने को मिलता है, तो डेफिनेटली हम कंटिन्यू करेंगे हर वीक का। ज़रूरी नहीं है कि हर वीक ट्रेड लिया जाए, हर स्टॉक में ट्रेड लिया जाए, बट एटलीस्ट सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया रहेगा। और ये मेरा तरीका है, बिकॉज मैं जब भी कोई ट्रेड लेता हूँ तो ऐसे ही डाल देता हूँ। ट्रेडिंग जर्नल्स मैंने बना रखे हैं कि मैंने क्या लिया, उसके बाद
उसमें मुझे प्रॉफिट लॉस क्या हुआ, तो मुझे ये पता रहता है कि इस हफ्ते मैंने जो किया उसमें मुझे क्या हो रहा है और मेरे कितने ट्रेड सही गए, कितने ट्रेड गलत गए, फिर उसमें अपनी गलती ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो वीकेंड पे मेरी एक्सरसाइज रहती है। तो कुछ भी क्वेश्चन है बिल्कुल फटाफट पूछ लेना है यहीं पे। तो आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो यार निफ्टी 20,000 पे है, छोड़ो निफ्टी नहीं देखना, हमको देखना है सबसे पहला स्टॉक हमारा है TV18। TV18 क्या है? TV18 तो अभी ये करंट मार्केट प्राइस जो है वो 45 पे है TV18 का। अच्छा, तो TV18 ने काफ़ी अच्छे रन दिखा दिए। अगर पूरे अगस्त के महीने में देखा जाए तो TV18 लगभग ऑलमोस्ट अगस्त से लेके सितंबर तक में 30-31% चल गया, काफ़ी चल गया। बहुत लेट बताया है जिसने भी बताया। ओके, तो अभी इसको देखते हैं। तो इसके लिए मैंने कुछ टेम्पलेट बना रखे हैं इंडिकेटर्स के। तो इंडिकेटर मैं बहुत ही जितने लोग मेरे ट्रेड्स को फॉलो कर रहे हैं, जिन्होंने जो भी सेशन अटेंड किया, सबको पता है मैं बहुत सिंपल तरह के ट्रेड इंडिकेटर्स और यूज़ करता हूँ। बहुत सारे इंडिकेटर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने एक फिनवे इंडिकेटर बना रखा है जो कि मूविंग एवरेज और RSI के बेसिस पे है, ठीक है। और वैसे डेली उस पर और आवरली बेसिस पे चार्ट को देखेंगे, क्योंकि हमें एक हफ्ते के लिए 4 से 5 दिन के लिए चाहिए, जिसमें एक दिन की हमारी छुट्टी भी पड़ेगी। अभी 19 तारीख की छुट्टी पड़ेगी गणेश चतुर्थी की, तो रफली 4 दिन का ही ट्रेड होगा। तो हो सकता है 18 को कोई मूवमेंट ना मिले बिकॉज 19 को छुट्टी है। तो 20, 21, 22 के को ध्यान में रखते हुए हम ट्रेड लेंगे। तो इसमें 200 दिन का मूविंग एवरेज हटा देते हैं क्योंकि बहुत ऊपर है उससे। 100 डेज का मूविंग एवरेज से बहुत ऊपर है। तो अब थोड़ा सा चार्ट को रीड करने की कोशिश करते हैं। अब अगर मैं चार्ट में ना एक लेवल आइडेंटिफाई करता हूँ, ये इस लेवल पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आके इसने सपोर्ट लिया है। अच्छा, सपोर्ट लिया क्यों है? जो सपोर्ट रेजिस्टेंस का बेसिक फंडा होता है कि कई दिनों से ये इस चैनल को पे ट्रेड कर रहा था और इस चैनल के उसने को ये रेजिस्टेंस की तरह ट्रेड कर रहा था, जो कि इसका लेवल लगभग 43 रुपये का है, 43 रुपीज़ का। और इसके रेजिस्टेंस को जब इसने ब्रेक किया और एक कंफर्मेशन दिया, ब्रेक यहाँ पे किया 11 तारीख को, 12 तारीख को, 13 तारीख को। कंफर्मेशन कहीं नहीं आया। कंफर्मेशन इसलिए नहीं आया क्योंकि इसमें वॉल्यूम नहीं आ रहा था और कैंडल देख लो कैसी डोजी टाइप की कैंडल बन रही थी, कंफर्मेशन नहीं। उसके बाद ये 17 तारीख को भी कंफर्मेशन नहीं, 18 को इसमें कंफर्मेशन आया कि इसके ऊपर रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर गया है और इसने अब ऊपर के वो मूवमेंट आ रहा था। अच्छा, उसके बाद कंफर्मेशन क्यों आया? दूसरा कंफर्मेशन आया जो ब्लू लाइन है। ब्लू लाइन क्या है? 10 डेज का जो मूविंग एवरेज है। 10 डेज के मूविंग एवरेज से ही इसने सपोर्ट लिया था और उस सपोर्ट पे ऊपर चलता चला गया और उसके बाद वो ऊपर जाता ही रहा। अब जब मेरा एक रेजिस्टेंस ब्रेक करके स्टॉक ऊपर जाता है तो इमीडिएट उसके लिए सपोर्ट बन जाता है, एटलीस्ट फॉर शॉर्ट टर्म, वेरी शॉर्ट टर्म, 2-3 दिन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्योंकि हम डेली कैंडल देख रहे हैं। तो ये सपोर्ट बन जाता है। अब इसने इसी इमीडिएट सपोर्ट पे आके सपोर्ट लिया है जब ये गिर रहा है। यहाँ पे देखो ये 12 तारीख को गिरा तो लगभग उसी के पास सपोर्ट लिया, 13 तारीख को, अब तो खैर इसके ऊपर है। और ये जो ये ब्लैक लाइन है, ब्लैक लाइन इसकी क्या है? 50 दिन का मूविंग एवरेज। अब 50 दिन का मूविंग एवरेज के ऊपर अगर कोई स्टॉक है और वो ट्रेड कर रहा है तो वो बुलिश पैटर्न में ही रहता है स्टॉक यूजुअली। हम ये मान सकते हैं कि वो स्टॉक बुलिश है, उसमें बुलिश मूवमेंट बना रहेगा, ऊपर नीचे तो होगा, बट अपने जब तक 50 दिन के इसको ब्रेक नहीं करता है वो नीचे आने के चांसेस कम है। और इत्तेफाक से देखो तो 50 दिन का मूविंग एवरेज और ये जो मेरा रेजिस्टेंस लेवल है, यानी कि जो अब सपोर्ट बन गया, वो दोनों एक दूसरे को यहीं पे इंटरसेक्ट करते हैं। कहाँ पे? 43 रुपीज़ पे। तो 43 रुपीज़ अब मेरे को TV18 में एक सपोर्ट बन के आता है। तो मैं अगर इसमें कोई ट्रेड लूँगा तो मैं सबसे पहले इसका SL जो रखूँगा 42.5 का रख दूंगा, 43 के जस्ट नीचे, ठीक है। तो SL निकालने का पहले समझ लेते हैं कि SL कैसे निकाल रहे हैं, क्योंकि हम इंट्राडे या 2 दिन 3 दिन की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम इमीडिएट सपोर्ट पे उसको एक SL रख सकते हैं, उसके जस्ट नीचे रखते हैं। सब कभी होता है कि वो उस लेवल पे आएगा, हिट कर देगा। तो 43 ना रख के मेरी तरीका ये है कि मैं यूजुअली डेसिमल्स में रखता हूँ स्टॉप लॉस को। देन ठीक है, अब इसको हम खरीदना कब है? ठीक है, खरीदना तब है जब ये 45 है। अब आप देखो यहाँ पे आके कि इसने यहाँ पे एक लेवल अगर मैं आइडेंटिफाई करूँ
इस लेवल पे आके इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। ये है 46 रुपीज़ का है। तो जब ये अपने इस हाई को ब्रेक करेगा ना, यानी कि 46.8, जो मोटा मोटा 47 हम बोलते हैं, तो मेरा जो बाइंग प्राइस होगा वो 47 हो जाएगा। 47 के बाइंग को जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा, ठीक है, ब्रेक कर दिया तो अब इसको मैं लगाता हूँ आवरली चार्ट पे। थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा होगा तो इसको मैं और थोड़ा इजी कर देता हूँ, ठीक है। आवरली चार्ट पे भी ये हटा देते हैं सारे। ये लेवल देख लो 46.75 या चलो 47 का ही मान लो। तो 47 के ऊपर नहीं जा रहा है। 47 के ऊपर जाएगा तो इसमें एक मोमेंटम मिल सकता है, और वो मोमेंटम कितना मिल सकता है? वो मोमेंटम मिलेगा मुझे लगभग इस पॉइंट तक का एक मोमेंटम मिल सकता है। आवरली चार्ट को देख के बता रहा हूँ 49 या 50 तक का। तो 47 पे मैं इसको बाय कर सकता हूँ। 47 के पास जब जाता है, आवरली चार्ट का मतलब है जब मैं आवरली चार्ट की कैंडल लगाऊंगा और तब ये निकलेगा। ऐसा नहीं है कि ऊपर गया और वापस आ गया। मैं डेली पे देख रहा हूँ या मैं 15 मिनट पे लगा के देख रहा हूँ और ऊपर चला गया, नहीं, तब नहीं। 15 मिनट पे तो कई बार वो ऊपर जाएगा, लेकिन ये कैंडल को 47 के ऊपर जाके ट्रेड करना चाहिए, और अगर आवरली के ऊपर क्लोज करती है तो एक अच्छा ट्रेड बनेगा। तो पहला टारगेट मैं सेट कर सकता हूँ 50 का, और दूसरा टारगेट सेट कर सकता हूँ 51, 45 या 52 का। तो टारगेट तो मेरा निकल आया दो, 50 एंड 52, ठीक है। एक ही टारगेट मान लेते हैं 50 का, क्योंकि वो कैलकुलेशन में नहीं फिट बैठेगा। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आई कि बाइंग प्राइस तो 47 है, टारगेट मेरा 50 है, लेकिन एसएल में 42 बोलता हूँ। तो ये तो रिस्क एंड रिवॉर्ड उल्टा हो गया। मेरा रिस्क ज़्यादा है और रिवॉर्ड कम है। तो वो इसलिए क्योंकि 42 मैंने तब निकाला था जब मैं इसके बाइंग प्राइस को नहीं देख रहा था। अब मुझे जब बाइंग प्राइस 47 है तो डेफिनेटली मुझे इसका जो एसएल है वो अब आवरली बेसिस पे लगा के मैं इस लेवल को आइडेंटिफाई करता हूँ। 46, 45.9 ऐसा कुछ है। तो मैं 45.9 को एक एसएल लगा के इसमें ट्रेड कर सकता हूँ। तो अब मुझे लगभग 1:3, 1:2 का रिस्क एंड रिवॉर्ड मिलता है। तो ये TV18 में मतलब क्विक कैलकुलेशन है, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं करनी है। 2-3 दिन के लिए हम ट्रेड लेने वाले हैं, तो इस तरह से कर सकते हैं। अब उसमें RSI के बेसिस पे भी आप देख सकते हो इसमें क्यों मोमेंटम आ सकता है, क्योंकि अगर इस लेवल को देखो तो ये लेवल जो RSI का है ये इसका एक सपोर्ट है। ये कई बार यहाँ पे आता है, ये आवरली बेसिस पे लगा है। इस सपोर्ट से ये जब भी टच करता है ऊपर जाता है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4, इसको ब्रेक करके नीचे आया। जब तक ब्रेक करके नहीं आएगा तब तक नहीं है। यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है क्योंकि कंसोलिडेट कर रहा है। और वो RSI को जब ये ट्रेंड लाइन या सपोर्ट रेजिस्टेंस से भी मैप करोगे तो समझ में आएगा कि अगर ये इसके ऊपर ट्रेड करेगा तो 47 के ऊपर, तो मतलब मेरा RSI स्ट्रांग हो जाएगा और वहाँ से एक मोमेंटम आ सकता है। तो TV18 में ये इस तरह से हम ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो मेरा TV18 तो हो गया क्लोज। इसको अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जिट प्राइस रखता हूँ कि मान लो टारगेट मेरा अचीव हो गया 50, तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाए कितने % का रिटर्न आया। मुझे 6% का रिटर्न मिल गया है। तो वो जब भी आएगा जो हम, तब उसमें वैल्यू डाल देंगे, अपने आप दिख जाएगा कि क्या है। कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन, कुछ सजेशन इसमें पूछ लो। सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लो यार, जो भी है। मैं भी सीख लूंगा कुछ अगर पॉइंट निकलता है कि, क्योंकि मैं अगर सोचो कि मैं बहुत सारे वो लगा के दिखा दूं कि यार इंडिकेटर लगा दो, ये कर दो, वो कर दो, तो वो थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए। मैं इतना ज़्यादा कर नहीं पाता हूँ इंडिकेटर के बेसिस पे। बहुत ज़्यादा है तो जैसे ये VWAP मैंने लगा दिया, तो VWAP के नीचे है, अभी चल रहा है 1 घंटे के उस पर। MACD भी नेगेटिव में है, लेकिन अब क्योंकि अब कैसे करेंगे VWAP, MACD, RSI और ट्रेंड लाइन, इन 3 के बेसिस पे देखो, 4 के बेसिस पे, तो मुझे इसमें दिखता है कि हाँ ये ऊपर निकल सकता है, लेकिन कंडीशन है 47 के ऊपर। ये नहीं है कि मैं 45 पे खरीदने जा रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं तभी खरीदूंगा जब ये 47 के ऊपर निकलेगा। मैं तब तक वेट करता रहूँगा, नीचे आता है आने दो। अब नीचे कब तक आके कहाँ पे खरीद सकते हैं वो बाद में देखेंगे, बट अभी करंट प्राइस पे हम कब खरीद सकते हैं 47 के ऊपर, ठीक है। चलो अभी फटाफट चलते हैं। दूसरा स्टॉक कौन सा था? तानला किसने दिया था भाई?
अभिषेक अभिषेक अभिषेक, अच्छा। तो अभिषेक भाई, तांला प्लेटफॉर्म देखते हैं क्या है तांला प्लेटफॉर्म में। अच्छा, कहाँ पे क्लोज हुआ है? तांला हुआ है 1063 पे। ये तो बहुत ही अच्छा दिख रहा है वैसे तो अगर डेली के बेसिस पे देखो तो एक रेजिस्टेंस है इसके पास। देखो यार, मैं बहुत सिंपल तरह से करता हूँ, हो सकता है आप लोग कुछ और इंडिकेटर लगाते हो, मैं सिंपल प्राइस एक्शन पे ही सारे स्टॉक्स लेता हूँ। मुझे 50% का रिटर्न नहीं चाहिए 2 दिन में, मुझे को 2-3% मिलेगा तो मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। तो एक ये लेवल देखो, ये कौन सा लेवल है? 1086, ठीक है। तो 1086 का एक रेजिस्टेंस है इसके पास, और इमीडिएट इस पे जो सपोर्ट है वो ये सपोर्ट बन के आ रहा है, ठीक है। वो 993 का है, ठीक है। अब अगर मैं इसमें इंडिकेटर डालूं तो कुछ ना कुछ तो मुझे मिल ही जाएगा। देखो, ये ब्लैक लाइन यानी कि ये लाइन है, ये लाइन इसका रेजिस्टेंस है, और ये लाइन इसका क्या है? कोई कौन सा है? ये कलर नहीं समझ में आ रहा भाई। 50 दिन का मूविंग एवरेज है, 50 डेज का इसका मूविंग एवरेज है, जो इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ठीक है। और ये ब्लू लाइन जो कि सपोर्ट के आसपास ही है, 993 के आसपास, और ये इसका निकल के आता है 1020 जो इसका सपोर्ट है। तो लगभग 990 से 1020 के बीच में सपोर्ट है, जो कि एक चैनल की तरह ट्रेड हो रहा है, ठीक है। अब इसको हटाते हैं, एक और आ जाओ। अब इसको ट्रेंड लाइन से समझना और आसान हो जाएगा। ये देखो, ये जो इसका चार्ट है, इस पे एक ट्रेंड लाइन बनी है। इस ट्रेंड लाइन को ये हमेशा रेजिस्टेंस की तरह ट्रेड कर रहा था, ऊपर नहीं आ रहा था। यहाँ पे भी रेजिस्टेंस, अब इसने इस ट्रेंड लाइन के ऊपर एक ब्रेकआउट दिया है। तो अब डेली बेसिस पे एटलीस्ट मैं इसको यहाँ पे एक सपोर्ट दे सकता हूँ 1020, और 1020 अगर याद होगा तो इसका भी एक मूविंग एवरेज था, ठीक है। तो 1020 एक नंबर है जो इसको सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। अब सपोर्ट तो है, बट मेरे पास बाइंग अपॉर्चुनिटी कहाँ पे आती है? मेरे पास बाइंग अपॉर्चुनिटी आएगी 1080 के ऊपर, 1080 1085 के ऊपर ही आएगी, उससे पहले नहीं आएगी। अब प्रॉब्लम क्या है? अगर मैं यहाँ पे खरीदता हूँ 1085 पे, तो मेरे पास कितना स्कोप मिल रहा है? मेरे पास स्कोप मिल रहा है, ठीक है, ये 1050 तक का एक मिलता है स्कोप मुझे, कि हाँ यहाँ से यहाँ तक मुझे एक मूवमेंट दे सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि 1080 पे आके इसके 50 दिन का मूविंग एवरेज भी खड़ा है। अब अगर उस मूविंग एवरेज को ब्रेक नहीं करता है, क्योंकि मूविंग एवरेज काफ़ी मैटर करता है 50 डेज का, ठीक है। और अगर आईटी स्टॉक में ऑलरेडी एक मोमेंटम आ चुका है, तांला में उतना नहीं आया जितना अदर आईटी स्टॉक्स में आया है, तो क्या वो मोमेंटम रुक गया तो क्या तांला में भी प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा? ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ऑब्वियसली अगर नहीं रुका, मोमेंटम रुक गया आईटी स्टॉक्स का, तो ये है कि शायद ना मूवमेंट आए। दूसरा, आईटी स्टॉक्स के नेक्स्ट मंथ रिजल्ट स्टार्ट हो जाएंगे आईटी के, तो 6-7 तारीख से टीसीएस का रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, इन्फोसिस का। तो हो सकता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से आईटी में एक रैली अभी और आए। आईटी की मैंने डिटेल एनालिसिस करके भी दिखाई थी निफ्टी आईटी इंडेक्स की, उसके बाद तो बहुत बढ़िया रिटर्न आया अभी उसमें। तो हो सकता है ऊपर जाए, तो मेरे पास एक 1050 1052 तक का एक है स्कोप बन के आता है कि हाँ इसमें मिल सकता है। तो अगर मुझे ट्रेड लेना है तो मैं 1080 के ऊपर लूँगा। प्रॉब्लम एक और है, 1080 1085 के ऊपर के 1100 ना एक साइकोलॉजिकल लेवल है। किसी भी स्टॉक का जो एब्सोल्यूट नंबर्स होते हैं वो एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है, और वहाँ पे वो स्टॉक रेजिस्टेंस फेस करता है। तो मेरे को अगर ट्रेड लेना है तो मैं शायद तांला में ट्रेड नहीं लूँगा, मैं लूँगा तब जब ये स्टॉक 1150 के ऊपर निकलेगा तब, क्योंकि उससे मुझे एक अच्छा मोमेंटम मिलेगा, जो कि लगभग ये पूरी कैंडल दिख रही है ना 10 से 12%, मुझे ये पूरा एक ट्रेड मिलता है कि 4 से 5 दिन में हो सकता है मुझे 10% का ट्रेड मिल जाए इसमें, क्योंकि ये मोमेंटम 1100 रुपये को ब्रेक करके इस 1150 के लेवल को ब्रेक करेगा, उसके ऊपर क्लोजिंग देगा, तो मुझे एक मोमेंटम मिल सकता है। अब इसी को अगर मैं आवरली चार्ट पे लगाऊं तो बहुत सीधी सी बात है, यही मेरा 1085 तो सीधे से निकल के आ रहा है कि रेजिस्टेंस है, जब तक ये ब्रेक नहीं होगा इसके ऊपर ट्रेड लेना बनता नहीं है।
और वही 1150 तक के टारगेट के लिए, क्योंकि वो एक चैनल में आ जाएगा, इस चैनल से ब्रेक करके ये अगले चैनल में घुस जाएगा। तो इस चैनल के लोअर से अपर तक जाना इसके लिए इजी है, तो 1150 का ट्रेड ले सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तानला 250 कहाँ से है, करंट प्राइस क्या है, 1063 है, 1063। तो बाइंग प्राइस मेरा 1087 होगा, टारगेट जो मेरा रहेगा 1150 का रहेगा। अच्छा, स्टॉप लॉस क्या रहेगा, स्टॉप लॉस जो रहेगा मेरा डेली में लगा लो, उसमें ज़्यादा क्लियर है। तो ये मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा ना वो 1031 1085 पे खरीदेंगे, हाँ करेक्ट। तो मेरा जो अभी इमीडिएट यहाँ पे क्लोजिंग हुई है 1063 की, तो यही मेरा लगभग स्टॉप लॉस बन सकता है 1063.5, जो इसका आज का क्लोजिंग प्राइस है, यानी कि जो फ्राइडे का क्लोजिंग प्राइस है, उसी को मैं स्टॉप लॉस मान के चलूँगा। और वहाँ पे मैं ये तो लगभग वही है 1:2 का रिस्क एंड रिवॉर्ड मिल रहा है तानला में भी हमको। ठीक है भाई, अभिषेक कोई क्वेश्चन है इस पे? नहीं, थैंक यू। थैंक यू वाली बात नहीं, मतलब और कुछ समझना, देखो ये मेरी एनालिसिस है, बिल्कुल गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, वो मैटर नहीं करता, मैटर नहीं करता समझना। ये था कि जो मूवमेंट होता है, मूवमेंट तो डिपेंड भी बहुत चीज पे करता होगा ना। ऐसा ठीक है, हम 1 वीक के बराबर कम चार्ट देख रहे हैं, और अगर कोई न्यूज है, जैसे लास्ट कुछ टाइम पहले से कुछ न्यूज आया हुआ था और कुछ इसकी रिजल्ट्स भी आए थे जिसमें कुछ प्रॉब्लम्स हुए थे, इसकी वजह से मार्केट इंडस्ट्री है जिसपे बिजनेस कर रहा है, उन सबको भी तो हमें कैलकुलेट करना चाहिए, राइट? आपने वीडियो ऑन किया है क्या अपना? नहीं किया। अच्छा, तो मैं बताता हूँ, देखो क्या है, कितनी चीजों को देखोगे, न्यूज, ठीक है, प्रमोटर्स ने कुछ बेचना शुरू कर दिया, इसको कोई ऑर्डर मिल गया, इसका रिजल्ट आ रहा है, इसने कोई बड़ी डील जीत ली, कितनी सारी चीजें हम फॉलो करेंगे यार, नहीं कर सकते। हाँ, इसलिए तो मैं पूछ रहा था कि अगर बाई द वे जैसे मैं लॉन्ग टर्म के लिए अगर मैं रख रहा हूँ, तो मुझे फिर भी किस चीज को फोकस करना चाहिए? ठीक है, आप अभी तो हाँ, तो थोड़ा कॉन्ट्रडिक्ट हो गया। अभी तो हम बात कर रहे हैं अगले हफ्ते की। लॉन्ग टर्म के लिए तो फिर बहुत कुछ देखना पड़ेगा इसमें, राइट? इसलिए मैं उस टॉपिक पे नहीं गया। हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए तो आई थिंक मैंने इस पे एक डाला भी था वीडियो तानला के लिए, कि लॉन्ग टर्म के लिए मतलब तानला जब मैंने डाला था तब तो तानला आई थिंक कुछ 500 के आसपास रहा होगा, तब डाला था, अभी तो बहुत आ गया। उसी टाइम के आसपास से मैं भी इसको मॉनिटर कर रहा था। हाँ, क्योंकि जिसका ठीक है, मैं समझ गया वो पॉइंट, इसलिए मैं यहाँ पे वो, तो ये कोर टेक्निकल है ट्रेड लेने के पॉइंट ऑफ व्यू से। लॉन्ग टर्म के लिए तो इसमें देखो बहुत कुछ है, और तानला लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा शेयर है, रिकमेंडेशन नहीं बता रहा हूँ बट है, और मेरे पास ऑलरेडी है ये शेयर लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लॉन्ग टर्म में तो मेरे को अगर ये आके अगर 800 रुपए के पास भी आता है तो मैं एवरेज करूंगा इस शेयर को, मैं इसको बेचने नहीं वाला हूँ। तो ये अच्छा स्टॉक है। तो ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है। तो ट्रेडिंग के लिए अब जैसे ये एक्सेल बन जाएगा ना, पॉइंट ये है मेरा कि ऐसे जैसे मैं एक्सेल बना के रखता हूँ ना, चाहे एक स्टॉक हो चाहे 10 स्टॉक में ट्रेड लेना हो, एक्सेल बना लो, ट्रेड लो या ना लो, एटलीस्ट यही होता है ना कि हमने सोच लिया था कि हम ट्रेड लेंगे, तो उससे पता चल जाएगा हमको कि अगर हम ट्रेड लेते तो क्या होता, नहीं लेते तो क्या होता, पूरे हफ्ते में मेरे पास क्या, तो उससे लर्निंग पता चलेगी। अच्छा, मैंने ये 1150 का टारगेट दिया, ये आ रहा है नहीं आ रहा है, मेरी एनालिसिस, मैं अपनी एनालिसिस को खुद से चैलेंज कर सकता हूँ तब कि नहीं यार, आज मैं अगर देखोगे ना मेरे पास इंडिकेटर्स में जैसे मैं लगाता हूँ, फिनवे इंडिकेटर करके मैंने एक डाल रखा है, बहुत सिंपल इंडिकेटर, RSI MACD, मैं ये 2 इंडिकेटर डालता हूँ, VWAP MACD इनको डालता हूँ, और बाकी ये लाइनें खींच खाच के मैं बनाता हूँ। तो मुझे किसी भी स्टॉक में 2-3 इंडिकेटर और बाकी सारा प्राइस एक्शन, किसी भी स्टॉक मैं उसी तरह ऑब्जर्व करता हूँ और अपने को टेस्ट करता हूँ कि अगर मैंने ऐसा लिया तो क्या निकल के आ रहा है, रिजल्ट क्या आ रहा है, क्या वो रिजल्ट वही है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। अगर कर रहा था तो मेरा सेटअप सही है। अब मैंने कई बार ग्रुप में डाला, क्या तुम लोग के पास सेटअप है, सिस्टम है, अपना कोई सिस्टम बनाया है,
मेरे को कोई भी स्टॉक उठा के दे दो, मैं सिर्फ इन्हीं 4-5 पैरामीटर पे ही टेस्ट करूंगा उसको। मैं 6ठी चीज जानता भी नहीं हूँ कोई, एक्चुअली मेरे को नहीं पता। कोई कहेगा यार बॉलिंजर बैंड इंडिकेटर पे तो ये बोल रहा है, मैं कहूँगा बोलने दो, क्योंकि आप 4, 5, 6, 8, 10, 100, 1000, 4000, 5000 स्टॉक उठा लो, अगर ये प्राइस एक्शन की एनालिसिस आ गई है तो सारे इंडिकेटर प्राइस एक्शन के बेसिस पे ही आउटपुट देते हैं। अगर मैं पहले लाइन ड्रॉ करता हूँ और उसके बाद मैं इंडिकेटर डालता हूँ, आप देख सकते हो कि मेरे जो मैं बता रहा हूँ वो मैच करेगा, इसके अलावा जाएगा ही नहीं कहीं। जब तक ये अगर लाइन खींचनी आ गई ना तो आपको इंडिकेटर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं एल्गो ट्रेडिंग में नहीं जा रहा हूँ कि मतलब मैं ऑटोमेट कर रहा हूँ चीज़ें, नहीं, मैं ऑटोमेट तो नहीं कर पाता हूँ, लेकिन हाँ मैं इतना कर सकता हूँ कि ये है। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे उठा के मैं अलर्ट सेट कर दूंगा कि जब ये 1085 के ऊपर जाएगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बहुत सारा दिखाऊँ, मैंने इतने सारे अलर्ट देखो लगा रखे हैं, कई सारे तो रन भी हो गए। फॉर एग्जांपल जैसे मुझे PFC अगर खरीदना है तो मैंने एक अलर्ट डाल रखा है, बैंक निफ्टी खरीदना है तो मैंने एक डिसेबल हो गया है, कोरोमंडल है यार, मैंने अब उनकी एनालिसिस करी और इनको डाल दिया अलर्ट। अब जब आएगा तब खरीदूंगा मैं, उससे पहले मेरे को टेंशन ही नहीं है यार, कुछ देखना ही नहीं मुझे उससे पहले। जब मेरे को पता है उस लेवल पे आके मैं खरीद सकता हूँ, तो देखो क्या है कि 100 से 120 जाएगा तो, और मैं कहता हूँ 120 रुपये पे खरीदो और वो 150 जाएगा, तो ये बोल सकते हो कि यार आप तो बोल रहे हो कि 120 पे खरीदो और 150 जाएगा तो मुझे 30 रुपये ही मिलेंगे, लेकिन अगर मैं 100 पे खरीदता तो मुझे 50 रुपये मिलते हैं। तो बात तो सही है, बट पॉइंट मेरा ये है कि 120 पे जाके वो वापस 90 आ जाएगा, तो वो 10 रुपये का लॉस लेने को रेडी हो कि नहीं? पॉइंट ये है, हम लॉस नहीं लेने को रेडी, तो कंफर्म ले लो ना भाई, ठीक है, जहाँ पे कंफर्मेशन है वहाँ पे खरीद लो। हमको कौन सा झुंझुन वाला बनना है यार, सिंपल है ना। अपने को मेरा पॉइंट है, अगर 1 से 2% भी अगर मेरे को रिटर्न मिल गया एक दिन में तो उससे अच्छा क्या है यार। मतलब 2% का रिटर्न मतलब होता है, अगर 20 दिन मार्केट है तो 40% रिटर्न बहुत है। तो ये ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट स्टॉक पे आ जाओ, हमने इसको बना दिया ना। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा टाटा एलेक्सी। किसने दिया भाई? मैंने। हाँ संजय भाई। यार टाटा एलेक्सी ट्रेडिंग के लिए तो है भी नहीं, मतलब मुश्किल है। कितने खरीदोगे यार, 1 या 2 खरीदोगे? मतलब यार इतना महंगा स्टॉक, 100 स्टॉक तो खरीदना मतलब मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है कि मैं 100 स्टॉक खरीदूं, कि इसमें अगर 100 रुपए का मूव भी आए तो मुझे कुछ मिले, बट ठीक है। हाँ बोलो। 10 खरीद लिए यार, तो ये इसमें मूवमेंट अच्छा दिख रहा था। हाँ, और अभी जो तुमने इससे पहले एक बार टाटा एलेक्सी के जो लेवल्स दिए थे ना, हाँ, वो भी वहां तक आ चुका है कि यहाँ से बाइंग बन जाती है, बहुत अच्छी वाली अपॉर्चुनिटी बनती है। चार्ट सीधे चिक के बोल रहा है कि यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। देखो ना आप, अब मैं बताता हूँ इसमें, देखो ये लेवल है जहाँ से वापस आया, ठीक है, जहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, ठीक है। एक मतलब सीखने के लिए ना ये जान रखो, रेजिस्टेंस और सपोर्ट अगर निकाल लिया तो 50% तो स्टॉक्स को समझना आ ही जाएगा, कि 50% आप समझ जाओगे स्टॉक को कैसे ट्रीट करना है। दूसरा ये लेवल है, अब एग्जैक्ट नंबर पे कभी नहीं जाना है कि अगर 100 रुपए पे रेजिस्टेंस है तो 100 ही रुपए होगा, वो ऊपर नीचे 10 प्लस 10 माइनस 10 में रह सकता है, बिल्कुल ठीक है। अब देखो जब ये स्टॉक यहाँ से चल रहा था 31 मार्च से, या मार्च में चलना शुरू किया, तो एक कंटिन्यूस उसने रैली यहाँ तक दिखाई और यहाँ पे आके इसने रेजिस्टेंस फेस करना शुरू किया। अगर देखोगे ना आगे कहीं बढ़ाओगे तो ये कोई ना कोई रेजिस्टेंस निकल रहा होगा। अगर मैं इसे बढ़ाऊँ तो ये देखो, मैंने देखा नहीं था कि क्या है, लेकिन ये पता है मुझे। ये देखो, ये यहाँ पे एक सपोर्ट था ये, और इसको ब्रेक करके नीचे आ गया। अब जब सपोर्ट ब्रेक होता है तो वो दल बदलू हो जाता है, यानी वो रेजिस्टेंस बन जाता है। अब ये इसके ऊपर नहीं गया कभी भी, देखो रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, नहीं गया, ठीक। ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और यहाँ पे भी इसने कंसोलिडेट किया, नीचे आया, फिर इसको ब्रेक करके ऊपर गया, तो यहाँ पे देखो कंसोलिडेशन हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि जब अगला रेजिस्टेंस था ना, वो ये था, वहां पे भी कंसल्ट, ठीक है, वो बहुत छोटा रेजिस्टेंस था, तो वहां से ऊपर ब्रेक करके गया, ये ऊपर गया, तो अब ये रेजिस्टेंस सपोर्ट बन गया, और यहाँ पे देखो कंसोलिडेट किया, यहाँ से वापसी ली इसने, सपोर्ट की तरह इसको रिस्पेक्ट किया, लेकिन दोबारा जब इसने इसको ब्रेक किया तो फिर नीचे आया। अब जब ये रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट की तरह काम करो और यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ। जब इसे ब्रेक कर दिया तो यहाँ नीचे आ गया,
नीचे आके अगर देखोगे तो सिंपल निकाल सकते हो, बहुत सिंपल है कि ये कहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से, जो कि एक्चुअली किसी ना किसी टाइम पे एक सपोर्ट की तरह काम करता था, वहीं पे सपोर्ट लिया, वहाँ से ऊपर गया, फिर से अब इसी रेजिस्टेंस है, यानी कि अब इस चैनल रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के चैनल के बीच में फंसा है। कंसोलिडेट कर रहा है या अभी वो कर सकता है, इसी अभी कर ही दिया ना, देखो कितने दिन है कंसोलिडेट कर रहा है। अब इसमें एक अच्छी चीज़ क्या है कि यहाँ पे इसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करा ना, तो उसके साथ साथ आप देखोगे तो इसमें एक मतलब बहुत छोटा ही सही, लेकिन देखा जाए तो कप एंड हैंडल जैसी चीज़ इसने बनाई थी यहाँ पे। ऐसा एग्जैक्ट नहीं बोलेंगे, बट कप एंड हैंडल का इसने ब्रेकआउट दिया था, इसलिए एक अच्छा मूवमेंट दिखा था, बट इसको मैं अभी मानूंगा नहीं कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट। तो यहाँ पे अब करंट अगर मैं इसको देखूं, उसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई ना कि रेजिस्टेंस निकल कैसे रहा, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, कहीं ना कहीं पीछे जो हिस्ट्री है ना इसकी, वो बता रही होगी कि हाँ भाई ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे, अब करना क्या है। अब जैसे जब ये इस सपोर्ट पे आता है, एक बाउंस बैक आता है और इस रेजिस्टेंस तक जाता है, यानी कि ये इस लेवल पे 7200 के लेवल पे आता है और 7450 तक के लेवल तक जाता है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक बाइंग बनती है, बिल्कुल कि हाँ अगर है बाइंग बनती है, तो बाइंग बनी, जो मेरे हिसाब से तो यहाँ बाइंग बनती है। आईटी में मोमेंटम है, बट ये नहीं चल रहा, ये उल्टा चल रहा है। बाकी आईटी से देखो ये नीचे आ रहा है, बाकी आईटी ऊपर जा रहा है, तो यानी कुछ ना कुछ तो है इसमें, बाइंग आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको बाय किया जा सकता है 7200 के आसपास, करेक्ट, इसको बाय कर सकते हैं, या और इसको थोड़ा सा अच्छा बाय करना है तो इस लेवल पे आके बाय कर सकते हैं। 7150 के पास इसको बाय किया जा सकता है, और वही टारगेट सेट करेंगे यही 7400 का, 7450 का। स्टॉप लॉस इसके यही रहेगा 6970 का। तो अगर देखें 7150 था ना बाइंग, 7450 का स्टॉप लॉस, सॉरी वो, और टारगेट 6950 का, मतलब 300 रुपए का ऊपर अपमूव और 200 रुपए का वो देख रहे हैं हम, स्टॉप लॉस लेके चल रहे हैं। तो अगर मेरा टारगेट आता है 7450 का, तो 4% का मूव मुझे 3 से 4 दिन में मिल जाएगा, जो कि बहुत अच्छा है, ठीक है। अब एक चीज़ और देखनी है कि इसमें हो सकता है ये इसको भी ब्रेक कर जाए। अच्छा, अब इसको डालते हैं हम अपने इंडिकेटर पे, देखते हैं कितना सही जा रहा है इंडिकेटर। देखो इंडिकेटर क्या बोलते हैं, ये सारा इंडिकेटर यहीं पे आके मिल गए, पता नहीं सारे इंडिकेटर एक ही जगह हैं सब, यानी कि ये जो चैनल है, इस चैनल में ही मूवमेंट होनी है। दूसरा जो RSI है ना, वो RSI काफ़ी वीक है, मतलब काफ़ी कम हो गया, 45 हो गया, जबकि RSI लगभग ये 60-65 के आसपास जाने का है चांसेस। तो ऑब्वियसली जब ये यहाँ पे 65 RSI कहाँ पे आया था, इस लेवल पे आया था, तो वही 7450 के आसपास का जो लेवल है वो हमें दिखता है कि हाँ भाई इसको मिल सकता है। एक और अगर हम देखें वो क्या है, तो एक हल्का सा जो रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस भी इसको इसी लेवल पे मिलेगा आके, इसी लेवल के आसपास। ये मेरे ट्रेंड लाइन भी आ रही है जो रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है। इस वाले को भी देखोगे तो ये भी मेरी इसी है, इसी लेवल पे आके है। तो 7450 एक लेवल है जहाँ तक जा सकता है, बट हाँ वहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करेगा। इसको अगर ब्रेक करेगा तो ये अगला टारगेट 7750 तक जा सकता है, 7750 या 7700 तक जा सकता है अगला टारगेट। बट ठीक है, पहला टारगेट हमें अचीव होता है, 4% मिलता है तो बहुत बढ़िया है। उस तक आने में टाइम लगेगा। एक अच्छा रिजल्ट, अच्छा मोमेंटम अगर मिलता है आईटी में तो 7750, और नहीं तो 8000 तक भी आराम से जा सकता है। क्लियर है ना? एकदम क्लियर। अच्छा, ये अगर होल्डिंग में पड़ा है तो? होल्डिंग में पड़ा है तो मुबारक हो, ये तो होल्डिंग वाला है ही स्टॉक। देखो दो चीज़ें होती हैं कि एक अच्छा स्टॉक लॉन्ग टर्म में किस लेवल पे बाय कर रहे हो ये मैटर नहीं करता है, कौन सा स्टॉक बाय कर रहे हो मैटर करता है।
ट्रेडिंग के लिए किस लेवल पे बाय कर रहे हो ये मैटर करता है। अच्छा, दूसरा, मेरी जितनी भी एनालिसिस रहेगी वो हमेशा बाइंग साइड रहेगी। मैं कभी शॉर्ट करने का मेरे को नहीं आता है शॉर्ट करना स्टॉक। मतलब अगर मेरे से कोई कहे कि यार यहाँ से नीचे आएगा तो मुझे पता नहीं है कहाँ जाएगा, मैं नहीं जानता, मुझे आता ही नहीं है वो आइडेंटिफाई करना। तो मैं हाफ ट्रेडर हूँ, फुल ट्रेडर नहीं हूँ, ठीक है, मैं बाइंग वाला ही हूँ सर। अच्छा, लॉन्ग टर्म में स्टॉक के फंडामेंटल चेक करके अच्छा स्टॉक है, सब कुछ सही है, लेकिन क्या होता है ना कि हमने खरीदा मान लो 100 रुपये पे स्टॉक, वो यार 50 रुपये चला गया, 50% का लॉस, तो मैं क्या एवरेज करूँ या ना करूँ? तो ये एक बहुत गंभीर समस्या है कि एवरेज करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अच्छे स्टॉक्स को एवरेज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास पिछले 1.5 साल से और मे भी शायद 2 साल से वरुण बेवरेजेस पड़ा है। अगर वो गिरेगा कभी तो मैं उसको एवरेज करूँगा। मेरे पास कई स्टॉक्स हैं जो ऊपर जाते हैं तो भी मैं उसको एवरेज करता हूँ अपर साइड पे, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने कम खरीदे थे, अब खरीद सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर जैसे टाटा एलेक्सी है, अगर ये मुझे को 7,700 के आसपास आएगा तो मैं इसमें अपर साइड में भी बाइंग कर सकता हूँ, और अगर ये मेरे को 7,000 या 6,500 6,700 के आसपास मिलेगा तो इसको मैं इस लेवल पे भी एवरेज कर सकता हूँ। तो एवरेज करने का सिंपल सा फंडा है। ऊपर तो ऑब्वियसली फायदा ही मिलेगा क्योंकि आपका करंट प्राइस ऑलरेडी बढ़ चुका होगा जो करंट होल्डिंग है। नीचे लगभग जब तक कि कोई स्टॉक 15 से 20% नहीं टूटे उसको एवरेज मत करो, प्रोवाइडेड कि वो स्टॉक कौन सा है। वोडाफोन आइडिया अगर 15-20% टूटा है तो वहीं पे निकल जाओ, लेकिन अगर हाँ भारतीय एयरटेल टूटा है या रिलायंस टूटा है तो उसको खरीद लो, एवरेज करो। मेरा फंडा ही है। लेकिन हाँ, मैं 15 से 20% वेट करूंगा। अभी जैसे वोडाफोन आइडिया थोड़ा ऊपर है भाई, सॉरी यार, मैं देखता ही नहीं है सब। मैं नाम ले ले, मैं ये सब स्टॉक देखता ही नहीं हूँ। मेरे रडार पे 10, 15, 20 स्टॉक ही रहेंगे बस, और ये सब तो बिल्कुल नहीं देखता मैं। हाँ, विप्रो एवरेज के लिए है, ठीक नहीं है या नहीं है? ये विप्रो खरीदने के लिए ठीक नहीं है, एवरेज तो छोड़ दो। आईटी में जितने भी ट्रेडिशनल हमारे आईटी है ना, मैं उनको लेके बुलिश नहीं हूँ। हाँ, रिटर्न दे देंगे वो, मतलब 15% का CAGR मिल जाएगा अगले 10-15 साल में, लेकिन मुझे 15% में खुशी नहीं मिलेगी क्योंकि उसके साथ जो और स्टॉक्स चल रहे होंगे। फॉर एग्जांपल, एक स्टॉक है लेटेंट व्यू, पढ़ना उसके बारे में, बहुत अच्छा स्टॉक है। न्यू एज, मैंने जो ग्रुप में बताया, लेटेंट व्यू करके एक स्टॉक है, मैं बताऊंगा। मैं न्यू एज आईटी एंड न्यू एज बैंकिंग, इन दोनों स्टॉक्स पे एक अच्छी रिसर्च करूंगा अपने लिए, जिसमें मैं एक अच्छा पैसा डाल सकूं, और फिर मैं बताऊंगा ग्रुप में। मैंने बोला भी कि न्यू एज आईटी, अगर मेरे से कोई HDFC बैंक बहुत अच्छा स्टॉक है, लेकिन मेरे को 15% CAGR नहीं चाहिए, मेरे को 30% CAGR चाहिए। वो HDFC बैंक देना बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए मैंने बताया भी था, IDFC फर्स्ट बैंक है, उसको स्टडी करना चाहिए। वो मुझे फंडामेंटली काफ़ी अच्छा दिख रहा है, जो आगे चल के HDFC बैंक या ऐसे बैंक बन सकता है। तो न्यू एज बैंकिंग, न्यू एज आईटी ये जरूरी है। IDFC फर्स्ट बैंक तो बहुत ऊपर हो गया। मतलब हमने जब KBC किया था 3 साल पहले, और जब KBC ने इसको, मतलब इसने KBC को स्पॉन्सर किया था, दैट टाइम इट वाज अराउंड 20 रुपीज। ये लग रहा था कि यार इस पे क्या इन्वेस्ट करें, तो 90 रुपए पे भी यही लग रहा है ना, क्या इन्वेस्ट करें, बहुत चढ़ गया है। वो 190 रुपए पे भी यही लगेगा, 190 पे भी यही लगेगा। अच्छा, इसीलिए तो स्टॉक में SIP करना जरूरी है स्टॉक में। चलो नेक्स्ट स्टॉक REC किसने दिया था भाई? मैंने दिया था। अच्छा, दुर्गेश भाई आपने दिया था। तो REC पे तो मैंने काफी रिसर्च करी है। ये REC शॉर्ट टर्म मतलब ट्रेड के लिए तो ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए, सबके लिए बताओ, लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा स्टॉक है REC और PFC दोनों, प्रोवाइडेड सिर्फ एक ही मुझे इसमें प्रॉब्लम दिखती है कि अगर 2014 मोदी गवर्नमेंट नहीं आती है तो मैं थोड़ा सा कंसर्न हो जाऊंगा जितने भी PSU स्टॉक्स हैं, क्योंकि वो पॉलिसीज़ क्या होंगी आगे, अगर कोई और गवर्नमेंट आती है तो मुझे नहीं पता। तो लेकिन अगर BJP की गवर्नमेंट रहती है तो ये सारे स्टॉक्स अगले 5 साल बहुत बढ़िया रिटर्न देने वाले हैं। इस पे मैं पूरा एक डिटेल वीडियो, हाँ, इनटेक रिस्क लिया जा सकता है ना? नहीं बिल्कुल, देखो लॉन्ग टर्म में रिस्क कम हो जाएगा ना,
ट्रेडिंग के लिए तो ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए मैं बताऊंगा। इसके आरईसी और पीएफसी इन दोनों पे मैं एक डिटेल वीडियो बना रहा हूँ, पूरी एनालिसिस इनके फंडामेंटल की, क्योंकि ये दोनों स्टॉक ऐसे हैं जो अपने सेक्टर पी से 50% डिस्काउंट पे चल रहा है इनका पी, यानी इनके पास 50% का तो मूवमेंट है ही। तो वो बताऊंगा। इसमें ट्रेड में देख लेते हैं। ट्रेड में इसमें एक सिंपल सा अगर मैं देखूं, इस लेवल पे ये नहीं आ रहा है, तो 255 255 का लेवल है जिसको ये नहीं निकाल पा रहा है, बार बार जाता है और वापस आ जाता है, और वहीं पे सपोर्ट लेता है इस लेवल पे। या चलो इमीडिएट सपोर्ट यहाँ पे आता है, क्या है भाई, 240 के लेवल, 240 241, और एक दूसरा सपोर्ट इसके पास है ये। इसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम ये है कि ये हाई बीटा स्टॉक नहीं है। हाई बीटा स्टॉक मतलब इसमें मूवमेंट बहुत तेज़ नहीं आती है। आप देखोगे तो शायद ही कभी होगा कि ये 3% 4% चल जाए एक दिन में, अदरवाइज 1-2% चलता है, 1-2% गिरता है, तो बराबर है। इधर यहाँ पे 10% चढ़ा और अगले दिन ये 8% गिरे भी गया, तो इसने सारे मोमेंटम को खा डाला यहीं पे। तो 250 के ऊपर इसको 252 के ऊपर इसको एक बाइंग इसमें आ सकती है। हाँ दुर्गेश, आपको याद होगा मैंने आपको बताया भी था, 252 के ऊपर अलर्ट डाल लो इसमें। और ये 245 और 244.5 के एसएल पे इसको लिया जा सकता है, बट अगर इसमें एक अच्छा मूवमेंट देखना है वन वे टाइप का, तो 250 256 के ऊपर इसे बाय करें और इसको 250 के एसएल से करें। अब यहाँ पे देखो जो ये ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस पे ही है ये, और जो ये ट्रेंड लाइन है इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे ही है। तो इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि जब जब ये इस ट्रेंड लाइन के पास आता है वहाँ से ऊपर जा रहा है, तो एक ये उम्मीद करिए सकते हैं कि हाँ यहाँ पे या तो कंसोलिडेशन ही होता रहेगा या यहाँ से एक ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाके फिर रेजिस्टेंस फेस के वापस आए। 1-2-3 दिन तक रिजेक्शन मिला है इस रेजिस्टेंस से, तो ऑब्वियसली यहाँ से फिर ऊपर जा सकता है। तो अगर किसी को बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव ट्रेड लेना है तो वो ये यहीं पे ले लो, आसपास 245 के आसपास, और 255 का टारगेट रख के। लेकिन वो मुश्किल है क्योंकि कंसोलिडेट भी हो सकता है, पैसा फंस भी सकता है 2-4 दिन के लिए कि आप निकाल भी नहीं पा रहे हो और टारगेट भी नहीं अचीव हो पा रहा है। तो बेटर है क्लियर ट्रेड मिलेगा 255 के पास, 255 के ऊपर जाता है उस केस में जो हमारा एसएल होगा तब वो 248 का एसएल लग सकते हैं। तो आरईसी 255 पे बाय करेंगे 248 के एसएल के साथ, सॉरी 248 के एसएल, और टारगेट इसमें मेरे को 264 और इसके आगे के भी टारगेट दिखता है जो कि यहाँ पे 265 है, तो 264 265 का टारगेट हम लेके चल सकते हैं। तो ये इतना रहेगा। इसकी आरएसआई देखो तो आरएसआई बहुत वीक है, आरएसआई एक सपोर्ट पे भी है, तो यहाँ से ऊपर लगभग आरएसआई 65-67 तक जा सकती है, तो हमें वो अचीव हो सकता है टारगेट। ठीक है, इसको मतलब मैं ट्रेडिंग में नहीं डालूंगा इतना ज़्यादा, लेकिन ठीक है अगर ट्रेड लेना है तो ले सकते हैं। बट जितने भी एसएल है ना यार, स्ट्रिक्टली फॉलो करो एसएल को। एसएल का मतलब लॉस नहीं होता है, एसएल का मतलब स्टॉप लॉस होता है, तो प्लीज़ इसको ज़रूर फॉलो करो। अब आ जाओ कौन, जीनस पावर। ये जीनस पावर किसने दिया था भाई? पता नहीं, वो भी नहीं है। किसने दिया था जीनस पावर? अनुज है ना? नहीं है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? अनुज म्यूट पे हो? ठीक है, तो जीनस पावर तो पहले तो भैया थैंक यू सो मच, आपने नया स्टॉक मुझे बताया, मुझे तो मालूम भी नहीं था ये स्टॉक। हेलो, हाँ कहाँ से? मैं अनुज गुप्ता, मैंने दिया था ये स्टॉक। अच्छा, तो भाई थैंक यू सो मच, मुझे पता भी नहीं था ये कोई स्टॉक एग्जिस्ट भी करता है, तो चलो आपके बाद एक नया स्टॉक पता चला। बट यार ये स्टॉक है क्या, मतलब ये क्या खतरनाक तरह से चला है ये स्टॉक? तो मतलब ये ना लास्ट में कहीं 4-5 महीने से उसको मैं देख रहा हूँ, कुछ हल्का सा थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट किया था मैंने इसमें। अच्छा, तो मैंने किया था @99 पे। अच्छा,
तो उसके बाद ये 76 78 पे काफी टाइम रहा, मतलब उसके बाद फिर इसमें मतलब एक 10 से 15 पे मैंने आया था, तो मैं तुझे निकाल देता हूँ। फिर इसके कुछ मतलब ऑर्डर आए, उसके बाद इसका रेट फिर बढ़ा अराउंड 1.5 से 60 यार देखो प्रॉब्लम यही है ना, आप मतलब आप नहीं, सबकी, मेरी भी प्रॉब्लम रही है और सबकी रहती है कि स्टॉक को ट्रेड करना है या लंबे समय के लिए रखना है। अगर ट्रेड करना है तो ये मतलब कहते नहीं है कि गांठ बांध के रख लो भैया, स्टॉप लॉस तो डालना ही है, चाहे मेरे को स्टॉप लॉस हिट हो जाए, निकल आए, मुझे लगेगा 100 रुपये चले गए मेरे, जाने दो। तो मैंने बीच में 2 बार इसको सेल आउट किया, लेकिन वापस ये फिर बढ़ने लगता है, मतलब जैसे जिस रेट में मैंने बेचा उससे कम रेट पे खरीद के फिर ये वापस बढ़ा। आपकी बात से मुझे वो वीडियो याद आ गया, वो एक वीडियो था ना मीम जैसा कि मैंने स्टॉक खरीदा तो वो नीचे गिर गया तो मैंने बेच दिया, फिर वो ऊपर चला गया तो मैंने खरीद लिया। वो वाला तो उल्टा हुआ है कि जैसे मैंने बेचा फिर ये नीचे आया, मैंने फिर खरीदा। हाँ तो मतलब देख लो ना, आप बेच देते स्टॉक गिर जाता है, आप इतना भारी मात्रा में बेच देते होंगे। चलो कोई नहीं, तो इस पे मैं एक हफ्ते के ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। मूवमेंट तो आएगा बट इसमें वॉल्यूम नहीं आता है। देखो ना, वॉल्यूम पहले, अभी तो बहुत अच्छा वॉल्यूम था पीछे। हाँ पहले था, क्योंकि अब चल गया ना बहुत। देखो ना, अगर आप यहाँ देखो, यहाँ से लेके मतलब जुलाई से लेके अब तक कितने % रिटर्न दे दिया है इसने, मतलब 75% का रिटर्न दे दिया है इसने अब तक। हाँ तो 75% रिटर्न। अब आप ये सोचो कि जिन लोगों ने यहाँ से खरीदना शुरू करा होगा, यहाँ तक आए होंगे, अब वो तो बेचना की कोशिश करेंगे ना, प्रॉफिट बुक करेंगे ना, ठीक है। लॉन्ग टर्म वाले तो सारे नहीं होते ना भाई, FIIs जो होंगे वो तो सारे लॉन्ग टर्म नहीं है, वो तो प्रॉफिट निकाल के दूसरी जगह डालेंगे, ठीक है। तो इसको स्टॉक को अगर देखते हैं तो इसमें बीच में काफी सेल हुआ, मतलब आया था बीच में अभी और गिरा भी था ये स्टॉक है क्या, मतलब एक बार मैं इसको देखता हूँ। हेलो, अरे यार नेटवर्क चला गया। हेलो, हाँ, ये है कौन सा स्टॉक? जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर। करता क्या है ये? मीटर्स वगैरह बनाती है, इलेक्ट्रिकल मीटर। ओके, अच्छा ये वो स्टॉक है। हाँ बट यार एक मतलब फंडामेंटल तो काफी सारे वीक हैं इसके स्टॉक का। ऑर्डर बुक बहुत अच्छा है इसका। ऑर्डर बुक तो ठीक है, 130 के पी पे चल रहा है, इंडस्ट्री पी 50 पे है भाई, मतलब 3 गुने पे चल रहा है लगभग ये। और देखो आप, प्रॉफिट 5 साल में गिरा है, प्रोमोटर्स होल्डिंग पता नहीं, सेल्स गिरी है, प्रॉफिट गिरा है, डेट तो ठीक है, प्लेज है 2% शेयर प्लेज है। आ जाओ नीचे आ जाओ। इसके कंपटीशन कौन कौन से हैं? अंबर है, अंबर अच्छा स्टॉक है खैर। सेल कहाँ है ये? ठीक है, सेल बढ़ी है 2023 में, प्रॉफिट भी ठीक है, इतना ही है। ये प्रॉब्लम है यहाँ पे देखो, 3 साल की सेल 9% से गिरी है, 5 साल की 1% से, 3 साल का प्रॉफिट गिरा है, ठीक है। CAGR इसका अच्छा है बिकॉज 3 साल का CAGR अच्छा है, 10 साल का 41 है, बट उतना टाइम होल्ड नहीं करा होगा किसी ने। अब इधर आ जाते हैं, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो दिख सकती है, हाँ चलो वो प्रॉब्लम नहीं है, प्रोमोटर्स होल्डिंग 50% ही है। FIIs ने भी थोड़ा बढ़ाया है 1 साल में काफ़ी, तभी वो उतना भागा भी है पिछले 1 साल में, ठीक है। लॉन्ग टर्म में थोड़ा और इसको स्टडी करना पड़ेगा, इसका मैनेजमेंट वगैरह क्या है वो देखना पड़ेगा, बट ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो अभी इस लेवल पे आ जाओ। मतलब मैं इसको ना, जब ये ऑल टाइम हाई पे जाएगा ना 300 रुपये पे, उसके बाद ही खरीदूंगा, उससे पहले नहीं खरीदूंगा मैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कुछ, इसको देखो काफ़ी कुछ इसने, ये एक रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, बट वही है अभी बहुत ऑल टाइम हाई के बिल्कुल पास में है। तो ऑल टाइम हाई को जब ब्रेक करेगा तो मैं खरीदूंगा। तो काफ़ी लोग मुझसे खफा होंगे कि यार ऑल टाइम हाई के पास कैसे स्टॉक को खरीद सकते हैं, तो मेरा फंडा अलग है।
कि मैं जो ऑल टाइम हाई जाता है तो मैं उसको खरीद लेता हूँ। क्यों? तो मैंने क्वेश्चन भी पूछा था कि ऑल टाइम हाई पे खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए। बहुत लोगों ने कहा नहीं खरीदना चाहिए, उनका अपना लॉजिक होगा। मेरा लॉजिक ये है कि जब कोई स्टॉक ऑल टाइम हाई पे जाता है तो किसी भी स्टॉक में दो तरह के लोग होते हैं, एक तो बायर होते हैं और एक सेलर होते हैं। और सेलर भी दो तरह के होते हैं, एक वो सेलर होते हैं जो बाय करके आ रहे होते हैं और एक वो सेलर होते हैं जिन्होंने खरीदा नहीं होता है, जो राइट कर रहे होते हैं स्टॉक को। तो जब ऑल टाइम हाई पे स्टॉक जाता है ना, तो अब मेरे पास यहाँ पे राइट करने वाले कम होते हैं। वो सिर्फ वो होते हैं जो पीछे से खरीदते आ रहे हैं और उनको प्रॉफिट बुक करना है। तो वो प्रॉफिट बुक करने वाले होते हैं और वो उतने नहीं हो सकते हैं कि वो जो बायर है उससे ज़्यादा हो जाए, ऐसा बहुत कम होता है। तो जितने भी स्टॉक ऑल टाइम हाई देखोगे, होता है वो कंसोलिडेट, अच्छा स्टॉक, मैं बुरे स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूँ, अच्छा स्टॉक कंसोलिडेट कर जाएगा लेकिन उसके बाद ब्रेकआउट देगा। कोई भी स्टॉक उठा के देख लो, अच्छा वो तो यूजुअली वो स्टॉक ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके ऊपर जाता है। मतलब वरुण बेवरेजेस है, BLS इंटरनेशनल है, और भी जो ऑल टाइम हाई लगाए होंगे जिन स्टॉक, टाइटन देख लो अभी ऑल टाइम हाई पे ही चल रहा है अब तो वो दोबारा से, या और बजाज ऑटो है, TVS मोटर्स है, जितने भी मैंने बताए थे वो सारे स्टॉक्स उठा के देख लो, वो ऑल टाइम हाई के ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं अपने। तो ऐसा नहीं कि ऑल टाइम हाई पे खरीदना बेकार है। हाँ, डिपेंड करता है कि ट्रेड ले रहा है या लॉन्ग टर्म ले रहा है। तो लॉन्ग टर्म में थोड़ा वेट कर लो, आएगा नीचे आएगा तब ले लेना अगर डर लगता है। तो नहीं तो ट्रेड तो मोमेंटम ट्रेड ऑल टाइम हाई पे मिल जाएगा, बिकॉज वहाँ पे क्या होते हैं, एल्गो जो ट्रेडर्स होते हैं जो एल्गो से चल रहे हैं, वहाँ पे उनके ट्रिगर हिट हो जाते हैं और वहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। ठीक है, तो इस पे अगर ट्रेड लेना है तो अगर आपने बोला है तो उसके लिए 279 के ऊपर इसमें बाय कर सकते हैं और टारगेट बाइंग प्राइस 279, टारगेट मेरा 300 ही रहेगा और स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 265। ठीक है, जो आज की इसने क्लोजिंग है, सॉरी क्लोजिंग कितनी है, 270 है। तो जो ओपनिंग थी कल की 265 टू 66 पे ले लूँ, 265.5 ये इसका ऐसा हम मान के चलते हैं। बट मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ इस स्टॉक पे, तो हो सकता है ये कंसोलिडेट कर जाए 3-4 दिन में, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मार्केट चल गई तो अलग ही बात है। तो ये थे वो 5 स्टॉक जो हमने आज के ट्रेनिंग सेशन में हमने जो डिस्कशन किया, वीकेंड ट्रेनिंग सेशन में डिस्कस किया। अब इन 5 स्टॉक को मंडे टू फ्राइडे, ट्यूसडे को गणेश चतुर्थी की छुट्टी है तो हमें रफली 4 दिन मिल रहे हैं। इन 4 दिन में देखते हैं कि स्टॉक इन 5 का क्या परफॉर्मेंस निकल के आता है। उन परफॉर्मेंस के बेसिस पे हम प्रॉफिट में रहे, लॉस में रहे, उस पर मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा कि हमारा आउटपुट क्या निकल के आ रहा है। और फिर फ्राइडे तक लगभग 5 स्टॉक्स हमें और मिल जाएंगे जो हम अगले वीकेंड पे डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट वीक के लिए हमें कौन से वो 5 स्टॉक हैं और वो क्या क्या लेवल है आइडेंटिफाई करने। ऐसे ही वीडियो के लिए आप चैनल से ज़रूर जुड़े रहिए। वीडियो जैसे ही आता है आप नोटिफिकेशन को इनेबल करिए, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि नया वीडियो आया है। और हमसे जुड़े रहिए, बहुत ही बढ़िया नॉलेज शेयरिंग होने वाली है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।